हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से आगे चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम रीड मीन्स इंग्लिश लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्सों से समझ में आता है या फिर मेरा टीचिंग स्किल समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो कमेंट करें, मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मैम रीड इंग्लिश का कुछ बताएं। तो देखो, ग्रामर के टॉपिक हम बाद में करेंगे, पहले पेडागोजी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि पेडागोजी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कवर अप करना पहले ज़रूरी है। तो ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ। पहले कुछ हम टर्म्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आती हैं घुमा फिरा के, तो उन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद हम टीचिंग मेथड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फोनिम। फोनिम्स क्या होते हैं? तो फोनिम्स है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो होती है फोनिम, ठीक है। टोटल फोनिम होती हैं 44, जिनमें से 20 तो वावल और 24 कॉन्सोनेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर फोनिम्स की बात करें तो ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड फोनिम, ठीक है। ए सिंगल यूनिट पूछा जाता है, व्हाट इज़ फोनिम? ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड इज़ फोनिम। एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो इसमें लिखी हुई है एग्ज़ाम में पूछी गई है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एज इट इज़ इनके नोट्स बनाते रहना और इनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। एक सिंगल लाइन भी मत छोड़ना। तो फोनिम हो गया ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? व्हाट इज़ मॉर्फीम? ए मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फीम, ठीक है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, मॉर्फीम। दोनों का मीनिंग एक ही है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फीम। व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज the system of rules for the structure of a sentence in a language. The system of rules for the structure of a sentence in a language, यानी कि the arrangement of words in a sentence is called syntax. Grammar is syntax, यानी कि ग्रामर में भी वर्ड्स का अरेंजमेंट रूल्स के हिसाब से होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। फिर कह रही हूँ कि एक एक वर्ड बहुत कीमती है इनका। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो आप प्लीज़ इनको एज इट इज़ रख लेना। आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको ये चीज़ें एक साथ मिल रही है, क्योंकि ये मेरी 7 साल की तपस्या का परिणाम है, ठीक है, जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इनको हल्के में मत लेना और अच्छे से इनसे तैयारी करना, जिससे आप आगे सक्सेस हो सको, ठीक है। व्हाट इज़ सीमेंटिक्स? सीमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मॉर्फीम, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस सिंटैक्स, एंड द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स अथवा फ्रेजेस इज कॉल्ड सीमेंटिक, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम से ही बना है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मॉर्फीम वही होता है, वर्ड होता है एक सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, शब्द ही होता है, तो वही शब्दों का अध्ययन। द मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब फोनोलॉजी द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम इज कॉल्ड फोनोलॉजी, ठीक है। ये बेसिक यूनिट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पेडागोजी की साइड। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच अथवा साउंड्स इन राइटिंग, ग्राफोलॉजी होता है। अब हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट टॉट, यानी कि इंग्लिश को लैंग्वेज को सिखाया नहीं जाता, इट इज़ कॉट। लैंग्वेज इज़ नॉट टॉट, इट इज़ कॉट, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है,
वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए व्हीकल ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये सीधी सीधी लाइन एग्जाम में पूछी गई है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ ए व्हीकल ऑफ थॉट्स। और 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो आगे बता रही हूँ कि क्या है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ इवोल्यूशनरी इन नेचर। ठीक है। लैंग्वेज इज डायनामिक नॉट स्टैटिक, यानी कि लैंग्वेज बदलती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है। लैंग्वेज परिवर्तनशील है। लैंग्वेज इज़ ए कॉम्प्लेक्स होल। ठीक है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। ठीक है। लैंग्वेज इज ए सोशल फिनोमेना, ए सिंबॉलिक सिस्टम। लैंग्वेज एक सोशल फिनोमेना है, लैंग्वेज एक सिंबॉलिक सिस्टम है। ठीक है, ये आए हुए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे पेडागोजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन ये पॉइंट लिख लेना, डायरेक्ट ये लाइनें एग्जाम में आती हैं। ठीक है। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। लैंग्वेज इज आर्बिट्री, यूनिक एंड मॉडिफाइबल। द साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल के बारे में देखेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज स्किल्स? लैंग्वेज स्किल्स अथवा एक्टिविटीज़ ऑफ लैंग्वेज: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW। ये तो आप जब से आपने रीड की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी आपसे पढ़ते ही आ रहे होंगे। व्हाट इज LSRW, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें से जो लिसनिंग एंड रीडिंग है वो तो पैसिव स्किल्स हैं, यानी कि पैसिव एक्टिविटीज़ हैं। रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि ग्रहण करने वाली हैं, जबकि एक्टिव स्किल्स कौन सी हैं अपनी? एक्टिव स्किल्स को प्रोडक्टिव स्किल बोला जाता है। ये है स्पीकिंग एंड राइटिंग। इनको एक्सप्रेसिव स्किल्स भी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। अपनी पैसिव स्किल्स कौन कौन सी हैं, वो इतनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन आर पैसिव स्किल्स एंड विच वन आर एक्टिव स्किल्स। तो पैसिव स्किल्स हैं अपनी लिसनिंग एंड रीडिंग, और एक्टिव स्किल्स हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है। तो एक्टिव स्किल्स को प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल भी बोला जाता है, जबकि पैसिव स्किल्स को पैसिव एक्टिविटीज़ अथवा रिसेप्टिव स्किल्स भी बोला जाता है। ठीक है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर पैसिव स्किल्स बिकॉज वी डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टू डू देम। ठीक है। और स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एक्टिव स्किल्स बिकॉज वी नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टू डू देम। ठीक है। अपना नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक नोट लगा के लिखना, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज इमिटेशन। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है विच वन इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, तो इमिटेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन। ठीक है। ए पैसिव स्किल्स मस्ट बी लर्न बिफोर एन एक्टिव स्किल। अपन पैसिव और एक्टिव स्किल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखना कि ए पैसिव स्किल मस्ट बी लर्न बिफोर एन एक्टिव स्किल, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी LSRW। तो लिसनिंग अपनी पैसिव स्किल है, तो और स्पीकिंग एक्टिव है, तो ये सीधा पता चल गया कि ए पैसिव स्किल मस्ट बी लर्न बिफोर एन एक्टिव स्किल। ठीक है। अब लैंग्वेज को 3 तरीके से अपन बांट सकते हैं, जैसे कि एक तो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? लैंग्वेज फर्स्ट इज होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, इसको अपन फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सेकंड इज एक्विजिशन, यानी कि जिसको एक्विजिशन से ग्रहण किया जाता है वो है अपनी सेकंड लैंग्वेज। और टारगेट लैंग्वेज TL होती है, लैंग्वेज टॉट इन द क्लासरूम, वह लैंग्वेज जो कि क्लासरूम में सिखाई जाती है, डेट इज़ कॉल्ड टारगेट लैंग्वेज। ठीक है। नोट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड टेक्स प्लेस इन विच लैंग्वेज, तो डेट इज इन लैंग्वेज फर्स्ट मदर टंग। ठीक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो अपन इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं, तो इसका वो है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश इज नोन एज लिंगुआ फ्रैंका. लिंगुआ फ्रैंका इज द वर्ड, लिंगुआ कम्स फ्रॉम लिंगुआ लैटिन वर्ड मीनिंग टंग, एंड द वर्ड लिंगुआ फ्रैंका मीन्स लिंक लैंग्वेज, यानी कि लिंक लैंग्वेज, यानी कि अपने जो वर्ड में ये एक लिंक भाषा का काम करती है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. लिंगुआ फ्रैंका मतलब एक संपर्क भाषा है ये इंग्लिश. ठीक है. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस. ध्यान रखना है ये पॉइंट कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. कोठारी कमीशन बना था 1966 में. उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था. तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि जिन स्टेट में हिंदी बोली जाती है उनमें हिंदी तो लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज 2 रहेगी, एंड MIL यानी कि मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज रहेगी. ठीक है. और इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज रीजनल रहेगी, सेकंड हिंदी रहेगी और थर्ड इंग्लिश रहेगी. ठीक है. समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है उनका 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि जिन स्टेट में हिंदी बोली जाती है वहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, और एनी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज रहेगी. ठीक है. और जिनमें नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उनमें जो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है वो तो लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी सेकंड और इंग्लिश थर्ड रहेगी. कोठारी कमीशन बोलता है कि इट्स प्राइमरी एम इज़ टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड नेशनल हार्मनी. नेशनल हार्मनी होता है एकता. कोठारी कमीशन का ये बोला था कि इस तरीके का 3 लैंग्वेज फार्मूले का जो मेन पर्पज़ है वो है टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड नेशनल हार्मनी. अब अपन आते हैं पेडागोजी की साइड. व्हाट इज़ पेडागोजी? पेडागोजी इज स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स. साइंस ऑफ टीचिंग मेथड्स इज कॉल्ड पेडागोजी. तो सबसे पहले अपन को देखना है कि व्हाट इज़ मेथड एंड व्हाट इज़ अप्रोच. तो मेथड देखते हैं. मेथड होता है ए मीडियम ऑफ टीचिंग, ए वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज. मेथड होता है हाउ टू टीच. ये मेथड है कि कोई भी लैंग्वेज को किस तरीके से सिखाया जाए. हाउ टू टीच बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स. ये कुछ सिस्टमेटिक प्रिंसिपल और प्रोसीजर पर निर्भर करता है जो मेथड होता है. एक नोट डाल के लिखना, देयर कैन बी मैनी मेथड्स विद इन एन अप्रोच. द ओवरऑल प्लान फॉर प्रेजेंटिंग द लैंग्वेज मटेरियल, यानी कि लैंग्वेज मटेरियल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए उसका जो ओवरऑल प्लान होता है वही मेथड होता है. मेथड होता है हाउ टू टीच और अप्रोच होती है व्हाट टू टीच. ठीक है. आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. एक अप्रोच के अंतर्गत कई मेथड हो सकते हैं. ठीक है. तो मेथड समझ में आ गया. ए मीडियम ऑफ टीचिंग, ए वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज, हाउ टू टीच और व्हाट टू टीच. ये 2 याद रखनी है. हाउ टू टीच होता है मेथड. ठीक है. मेथड के बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन अप्रोच. एन अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड. डेस्क्राइब्स नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट. यानी कि अप्रोच का सीधा सा मीनिंग है कि व्हाट टू टीच इज़ अप्रोच. पूछा जाता है व्हाट इज़ मेथड एंड व्हाट इज अप्रोच. मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगी आपको जो PYQ है. आप देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो भी मैंने आपको पिछला पढ़ाया है उसमें से उसकी एक एक लाइन एग्जाम में आई हुई है. ठीक है. तो आप इनके नोट्स बनाते रहना साथ के साथ ही. ठीक है. अप्रोच व्हाट टू टीच एंड method how to teach. An approach is a self-evident way of reaching the desired goal. याद रखना, an approach is a self-evident way of reaching the desired goal. अब एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं. ये भी पूछे जाते हैं व्हाट इज कोड मिक्सिंग एंड व्हाट इज कोड स्विचिंग. तो कोड मिक्सिंग होता है कि बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं कि जनरली वी स्पीक द वर्ड्स ऑफ द सेकंड लैंग्वेज यूजिंग इन द सेंटेंस ऑफ द मदर टंग. यानी कि जैसे हम अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी में अपन बीच में इंग्लिश के शब्द भी घुसा देते हैं. तुम किसका वेट कर रहे हो,
तुम किसका वेट कर रहे हो तो वेट इंग्लिश का वर्ड ले आए, क्या टाइम हो रहा है। तो जब हम एक ही सेंटेंस में कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कोई भी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड ले आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कोड मिक्सिंग। एंड कोड स्विचिंग इज व्हेन ए सेंटेंस इज फॉलोड बाय द अनदर सेंटेंस when a sentence is followed by the another sentence and the two sentences of different language। इसमें क्या है कि हम पूरा का पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस जैसे अपन मान लो हिंदी में बोलते हैं तो दूसरा पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलें तो दिस इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। जैसे कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, अब आ भी रहे हो या नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, अब तुम आ भी रहे हो नहीं आ रहे। और एक होता है क्या टाइम हो रहा है, तो टाइम इंग्लिश का वर्ड हो गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में। तो कोड स्विचिंग इज़ यूज इन स्पोकन लैंग्वेज ओनली। आपको ध्यान रखना है कि कोड स्विचिंग इज़ यूज इन स्पोकन लैंग्वेज ओनली। ओके, अब लैंग्वेज स्किल्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लिसनिंग होता है सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अर्थ। स्पीकिंग होता है फनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। रीडिंग होता है फनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। ठीक है, स्पीकिंग देखो फनेटिक साउंड का यूज होता है बोलने में। लिसनिंग सीमेंटिक यानी कि अर्थ। सुनते हैं अपन तो कोई अर्थपूर्ण शब्द ही तो सुनते हैं, तभी तो अपना उसका पूरा एस्पेक्ट डिफाइन होता है ना। और रीडिंग फनेटिक कम ग्राफिक यानी कि लिखने का और सुन के। रीडिंग अपन बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो वही फनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। और राइटिंग ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये पूछे जाते हैं कौन कौन से क्या क्या स्किल्स के एस्पेक्ट हैं, तो आप ध्यान रखना। The development of these skills must be in their sequential manner, order and in an integrated manner। ठीक है, then only these can be best learned। स्पीकिंग का संबंध होता है फ्लुएंसी से और राइटिंग का होता है एक्यूरेसी से। ठीक है, लिसनिंग एंड LS स्पीकिंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स, इसलिए दीज मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट। एंड रीडिंग एंड राइटिंग आर आल्सो नोन एज री इन्फोर्समेंट स्किल्स, इसलिए दे मस्ट बी आल्सो गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। यानी कि हमें जो लैंग्वेज स्किल्स हैं ना चारों, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये तो प्राइमरी स्किल्स हैं, ये मस्ट बी डेवलप फर्स्ट, इनको पहले आना चाहिए। उसके बाद री इन्फोर्समेंट वाले हैं ये रीडिंग एंड राइटिंग, उनको भी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। ठीक है, दो टर्म्स हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग एंड व्हाट इज़ नोट टेकिंग, तो पहले इनको भी जान लेते हैं। तो नोट टेकिंग का संबंध होता है लिसनिंग से, इन्वॉल्व्ड होता है, जिसमें जो नोट टेकिंग वाला पर्सन होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, एक्टिव लर्नर होता है। जब कोई भी लेक्चर चल रहा है क्लास में तो उस दौरान जो लिखा जाता है ना वो नोट टेकिंग होता है। ऐसा मटेरियल जो टेक्स्ट बुक में न हो, यानी कि हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं तो उन चीज़ों को हम कहीं भी नोट डाउन कर लेते हैं, तो वही होता है नोट टेकिंग। संक्षिप्त शब्द होते हैं ये, इनका एब्रेविएशन जो शब्द है ना उसका संबंध नोट टेकिंग से है। सीधा पूछा जाएगा कि नोट टेकिंग कम्स फ्रॉम एब्रेविएशन, यानी कि एब्रेविएशन जो वर्ड है ना वो नोट टेकिंग के लिए है। संक्षिप्त शब्द फॉर्मेटिंग का मीनिंग नोट टेकिंग से है। ठीक है, और नोट मेकिंग री राइट, अपने वर्ड्स में खुद लिखना, आराम से नोट बनाना, नोट मेकिंग ऑन वर्ड्स, ये समराइजिंग यानी कि चीज़ों को समराइज करना, खुद के वे में पूरा तैयार करना। अंडरस्टैंडिंग के लेवल बढ़ जाता है, यानी कि जब अपन कहते हैं नोट बनाने चाहिए, अपन को नोट्स बनाने चाहिए, तो जब अपन, एक तो होता है कि अपन कोई क्लास में, अपनी क्लास चल रही है, टीचर अपन को पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ा तो रहे हैं, अपन नोटबुक में से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं लिखते जाते हैं, तो वो होता है नोट टेकिंग। लेकिन जब फिर हम टीचर की भी क्लास ले लेते हैं और उसने जो शब्द बताए उनको भी लिखने के बाद फिर हम खुद से एक उस पूरे लेसन का समराइज करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखते हैं, तो वो होता है नोट मेकिंग। ठीक है, इसका संबंध गहन अध्ययन से होता है। रीराइट यानी कि दोबारा से लिखना, अपने शब्दों में लिखना, कहते हैं ना अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, तो वही वाली चीज़ है। इससे ना जब हम नोट्स बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ का डिटेल स्टडी करने के बाद ही नोट्स बनाते हैं, तो इससे अपने ऑब्वियस बात है कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ अपनी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, व्हाट इज़ नोट मेकिंग एंड व्हाट इज़ नोट टेकिंग। ठीक है, अब हम कल ये शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, कि लैंग्वेज को किस तरीके से टीच किया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होता है तभी मैं आगे वीडियो शेयर करूँगी। तो आप अच्छे से पॉजिटिव कमेंट करना, और कोई चीज़ पसंद कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको या तो सुधार लूँगी या फिर मैं आपको और अच्छे से अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करके आपके साथ कोई भी मटेरियल शेयर करूँगी। ठीक है।